Okay, so guys, let us start with today's session. Today we are going to proceed with our chapter 2, which we have started yesterday. So guys, any doubts from the previous class? किसको कोई भी डाउट है? हमने मार्कऑफ चेन के बारे में बात करी थी guys, हमने ट्रांजिशन ग्राफ बनाना सीखा था, हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाना सीखा था, ठीक है? और उससे हमने क्या निकालना सीखा था guys? पी स्क्वायर पी क्यूब. वी हैव अंडरस्टूड कि हमें 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, अगर 3 ईयर के बाद अपनी ट्रांजिशन मूवमेंट्स देखनी है तो उसको कैसे कैप्चर करते हैं, उसके हमने 2-3 मेथड सीखे थे. या तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, या फिर सैंपल पाथ ऑब्जर्व करके, या फिर इनिशियल कंडीशन पुट करके, दैट इज इफ यू आर कैलकुलेटिंग x1 व्हिच विल बी इक्वल्स टू x0 टाइम्स p. गाइस ये सब बारे में बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं. लेट अस प्रोसीड नाउ. लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. ओके, नाउ आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. लेट अस प्रोसीड गाइस. So what is section 5.3 saying? Simple random walk on s equals to this. गाइस मैंने आपको बताया था सिंपल रैंडम वॉक जहां भी आपको लिखा आएगा आपको क्या ध्यान रखना है उससे, इनफाइनाइट लैडर. जहां भी इनफाइनाइट लैडर का एग्जांपल होगा दैट यू कैन रेप्लिकेट विद सिंपल रैंडम वॉक. क्लियर? सो गाइस सिंपल रैंडम वॉक हम कब बोलते हैं? जब हम सिर्फ एक स्टेप ऊपर या एक स्टेप नीचे जा सके. ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या दी हो? p, और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या दी हो गाइस? 1 माइनस p. तो उसी का एक छोटा सा सेक्शन है, अगेन नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, जल्दी से कवर कर लेते हैं इसको. तो गाइस वो वही बोल रहे हैं Pij n times, mean if we are moving from state I to state j in n time units, that will be equals to simply ncu p raised to power u 1 minus p raised to power n minus u. Now you will be saying कि सर u क्या है? u को आप लिख सकते हो गाइस अपवर्ड स्टेप्स, नंबर ऑफ अपवर्ड स्टेप्स. क्लियर? सो वो क्या कह रहे हैं? Pij n means I से j पे गए in n steps and we know that j is greater than I. हमें पता है हम ऊपर गए हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है. तो वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस? That we have moved NCU. That means out of n steps we have taken u upward steps. p टाइम्स हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? p को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं गाइस? जितने स्टेप्स हमने अपवर्ड लिए. और 1 माइनस p हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? जितने हमने डाउनवर्ड स्टेप्स लिए. तो डाउनवर्ड स्टेप्स कैसे आ जाएंगे हमारे पास? n माइनस यू से. तो इनफाइनाइट लैडर है, u स्टेप्स मैंने अपवर्ड लिए, n माइनस यू, और इसको d भी कह सकते हो, d स्टेप्स मैंने डाउनवर्ड लिए, d इक्वल्स टू n माइनस यू. तो ये कि छोटा सा आपको फॉर्मूला बता रखा है, अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. गाइस क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग, n step transition probabilities for a simple random walk on the integers by formula above and you have to prove that. ठीक है? तो वही जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर रही है, हमने कैसे निकाला है. जैसे सपोज हमारी एक इनफाइनाइट लैडर, ठीक है, ये हमारी एक इनफाइनाइट लैडर है. मैं स्टेट आई से स्टेट जे में n स्टेप्स पे जा रहा हूँ. तो गाइस n स्टेप्स पे जाने से जरूरी नहीं आप सारे स्टेप्स अपवर्ड ही लोगे. हो सकता है आप कुछ स्टेप्स अपवर्ड लो और कुछ स्टेप्स डाउनवर्ड लो. नेट आप कितना ऊपर जाओगे? आप मैक्सिमम कितना ऊपर जाओगे गाइस? u माइनस डी आप ऊपर जाओगे, है ना. अगर हम आपसे पूछो मैक्सिमम कितना नीचे जाओगे तो d माइनस यू. मैक्सिमम कितना ऊपर आओगे दैट विल बी गिवन बाय n माइनस यू, है ना. सॉरी u माइनस डी. u अपवर्ड्स गए और d स्टेप्स डाउनवर्ड है, तो कितना ऊपर गए हम? u माइनस डी स्टेप्स. तो उन्हीं को यूज करके चीजों को हम अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे. तो गाइस देखो, एक चीज क्या है? u प्लस डी इक्वल्स टू n. दैट मींस नंबर ऑफ अपवर्ड स्टेप्स प्लस नंबर ऑफ डाउनवर्ड स्टेप्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टोटल स्टेप्स. अगला फॉर्मूला में क्या दे रखा है? u माइनस डी विल बी इक्वल्स टू j माइनस i. ये हमने पढ़ लिया. i से j हम मूव करें, मान लो i को ले लो 10 और j को ले लो 20, तो मतलब हम टोटल 20 स्टेप्स मूव करें. 20 ऊपर गए हम, तो सॉरी 10 से हम i था हमारा 10 और j था हमारा 20, तो मतलब टोटल हम कितना ऊपर गए? टोटल हम 10 स्टेप्स ऊपर गए. 10 स्टेप्स ऊपर को हम किससे इक्वेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ अपवर्ड स्टेप्स माइनस नंबर ऑफ डाउनवर्ड स्टेप्स. अब मान लो अगर टोटल स्टेप्स मैंने 30 लिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर टोटल स्टेप्स मैंने 30 लिए और मुझे टोटल 10 अपवर्ड जाना है, तो मैं कह सकता हूँ एक ये केस पॉसिबल है कि मैं 20 बार अपवर्ड गया, 10 बार डाउनवर्ड गया. तो मैंने जब देखा कि यहाँ पे मेरा RHS क्या था 10, क्योंकि मैं 10 स्टेप्स अपवर्ड गया हूँ, और LHS भी क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 माइनस 10 विच इज 10 ओनली. तो उस तरीके का एक मॉडल बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, मार्कोव मॉडल. इज इट क्लियर? तो अगला फॉर्मूला में क्या दिया गाइस? u विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ n प्लस j माइनस i एंड d विल बी इक्वल्स टू n माइनस u. ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, सिर्फ इसको समझ के देखो ये क्यों हुआ. u इक्वल्स टू हाफ ऑफ
n प्लस जे माइनस आई, ये क्यों गाइस? ये सिर्फ मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कराया। आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या करो, ऐड कर दो। जब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को गाइस आप ऐड करोगे तब डी डी आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, एलएचएस में बचेगा 2u और आरएचएस में बचेगा n प्लस जे माइनस आई। उसी को यूज करके हमने इसको डिराइव कराया। तो फाइनली गाइस, फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा जो हमने पढ़ा था, इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम आई टू जे इन n steps and if there are only two cases possible, either to go one step upward or one step downward, probability of that will be given as ncu p raised to power u 1 minus p raised to power n minus u or d. This d is nothing but n minus u. Is it clear guys? Anyone having any doubt? Quickly ask me. पढ़ लो एक बार, किसी को कोई भी डाउट है गाइस पूछ लो। बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये, इसमें इतना कुछ नहीं था। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। एक मॉडल और पढ़ेंगे अभी हम, एक्सीडेंट प्रोननेस का। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ गाइस। बिफोर वी मूव टू एक्सीडेंट प्रोननेस मॉडल गाइस, हमें कुछ कुछ बाउंड्री कंडीशंस दी होती है, ठीक है? बाउंड्री कंडीशंस अभी हम आगे वाले टॉपिक्स में यूज करेंगे। समझ लो, तीन टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशंस होगी, एक रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री, एक ऑब्जॉर्बिंग बाउंड्री और तीसरी मिक्स्ड बाउंड्री गाइस। रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री कौन सी होती है गाइस? जिसमें वो प्रोसेस स्टे नहीं कर पाएगा, एक बार अगर उस प्रोसेस पे आ गया तो उसको वापस वापस जाना ही पड़ेगा, ठीक है? मान लो स्टेट वन से स्टेट टू पे जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी वन है। तो गाइस ये कौन सी बाउंड्री की कंडीशन है हमारी? दिस इज रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री। जैसे मिरर होता है ना, कुछ भी आया वापस गया, तो इसी तरीके से ये रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री की कंडीशन होगी गाइस। दूसरी बाउंड्री कौन सी हो गई? एब्जॉर्बिंग बाउंड्री, डेड स्टेट मींस वन से टू जाने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम वन एन पे है, एन से एन प्लस वन में रहने की प्रोबेबिलिटी अगर पूरी की पूरी वन हो, क्या मतलब हुआ? समझ आया? n से n प्लस वन टाइम एक यूनिट बढ़ गया और अभी भी मैं वन पे हूँ और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर वन हो, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी वन है गाइस तो वन से टू मतलब किसी और स्टेट पे तो हम जा ही नहीं सकते। इसकी को टू को ये मानो कोई भी और स्टेट पे हम नहीं जा सकते, एक बार उस स्टेट पे आ गए तो हम वहीं पे रहेंगे। तो अगर आप हेल्थी से एक डेड मॉडल गाइस याद करो, तो वहाँ पे डेड स्टेट जो है, वहाँ पे डेड स्टेट एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है, क्योंकि एक बार अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई फिर वो उसी स्टेट में रहेगा, उससे कहीं और नहीं जा सकता। लास्ट क्या गाइस? मिक्स बाउंड्री, जो हमारी मैक्सिमम यूज होगी। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वन माइनस अल्फा, और एक स्टेट से सेम स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अल्फा। मींस फ्रॉम वन टू टू, गोइंग फ्रॉम वन टू टू इज वन माइनस अल्फा एंड स्टेइंग फ्रॉम वन टू वन इज अल्फा। So you can remember these three terms. Again we will be discussing it later on once again, but अभी के लिए आप याद रख सकते हो तीन बाउंड्री कंडीशंस है, absorbing boundary, reflecting boundary and mixed boundary. And maximum times we will be using mixed boundary only. Is it clear guys? चलें आगे, अगला मॉडल देखें। चलो, let us move ahead guys. Next model is a model of accident proneness. A model of accident proneness. Guys, I am giving you 2 minutes. Quickly go through it. एक बार जल्दी से इसको रीड कर लो, फिर डिस्कस करते हैं इसको in next 2 minutes quickly.
ओके गाइस, लेट अस डिस्कस नाउ व्हाट दिस मॉडल इज सेइंग. सो गाइस, एक्सीडेंट प्रोननेस का मॉडल है. हम ये देख रहे हैं कि पिछले सालों में कितने एक्सीडेंट्स हो और उससे हमारी आने वाले सालों की प्रोबेबिलिटी किस हिसाब से इम्पैक्ट होगी एक्सीडेंट करने की. मान लो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मुझे ये देखना है एक पर्टिकुलर ड्राइवर कितना प्रोन है एक्सीडेंट करने से, उस हिसाब से मैं अपनी प्राइसिंग करने की कोशिश करूंगा पॉलिसीज की. तो उस तरीके का ये मॉडल है. तो गाइस वो क्या यूज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि y n plus 1 equals to 1. दैट मीन्स इस करंट ईयर में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी गाइस किस पे डिपेंड कर रही है, पूरी पास्ट हिस्ट्री पे. तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या ये एक मार्कअप प्रोसेस है जहां पे हम एक करंट ईयर की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है. यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं ना होने की. y n plus 1 equals to 1, y n plus 1 equals to 0. Quickly tell me whether it is a Markov process or not. So I have started receiving responses in the chat section. Last 10 seconds, guys. Quickly tell me whether it is a Markov process or not. Yes, very good, guys. Obviously, this is not a Markov process. Why? Because Markov process क्या होता है, guys? कि अगर हमें n plus 1 की stochastic process की probability बतानी है, तो वो सिर्फ maximum किस पे dependent हो, n टाइम तक dependent हो, most recent history पे dependent हो, उससे पहले वाली history impact नहीं करनी चाहिए. लेकिन गाइज यहाँ पे अगर मैं n plus 1 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ कि पूरी पास हिस्ट्री पे डिपेंडेंट है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ मार्कov प्रोसेस. तो पहले तो हमने ये समझा. तो फंक्शन समझते हैं वो क्या कह रहे हैं, f of y1 plus y2 till yn upon gn, where gn is some टाइम फंक्शन. gn हमारा कुछ नहीं है, टाइम फंक्शन है. और ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है गाइस, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. वो ये देखेगा कि कितने क्लेम्स आएंगे n ईयर्स तक, कितने नंबर ऑफ क्लेम्स आएंगे n ईयर्स तक, उस तरीके का कोई वो फंक्शन होगा. इज इट क्लियर? और नीचे वाली इक्वेशन तो सिंपली 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन. नाउ गाइस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई द फंक्शंस f and g have to be increasing functions and explain why the functions f and g must satisfy the given inequalities. Again I am giving you 2 to 3 minutes more. Try to think over it. बहुत बेसिक सी चीजें, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इंक्रीजिंग फंक्शंस है. So guys, anyone with the explanation for the first part, why the functions of f and g have to be increasing functions? क्यों होगा ये हमारा increasing functions? guys, सबसे पहले f की बात करते हैं. f जो हमारा न्यूमरेटर वाला फंक्शन है वो क्यों इंक्रीजिंग होएगा, समझने की कोशिश करते हैं. सो आप मुझे ये बताओ गाइज, अगर मेरे एक पर्टिकुलर ईयर में या फिर ये मान लो टाइम 10 तक एक बार मेरे 9 एक्सीडेंट्स हो गए और एक बार मैं कह रहा हूँ मेरे 6 एक्सीडेंट्स हुए गाइज. अगर f बड़ा होगा तो मेरे पूरे जो फंक्शन की वैल्यू है, पूरे जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. एज माई न्यूमरेटर विल इंक्रीज और एज माई नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स विल इंक्रीज, एज दिस values will increase, this function value will automatically increase and this whole function will automatically increase. So that's why f is an increasing function. समझ आएगा इस, मैं ये बोलूँ एक बार 10 टाइम तक 6 एक्सीडेंट्स हुए हैं और फिर हम n को कांस्टेंट लेके 10 टाइम तक मैं बोलूँ हमारे 8 एक्सीडेंट्स हुए हैं. तो गाइस किस केस में फंक्शन की वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी, ऑब्वियसली
जहाँ पे 8 एक्सीडेंट्स होंगे वहाँ पे जो हमारा पॉलिसी होल्डर है वो ज़्यादा प्रोन होगा एक्सीडेंट का। तो जैसे जैसे गाइस हमारे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे जैसे न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी फॉर अ गिवन कांस्टेंट n। ठीक है, अब उल्टा समझते हैं गाइस, अगर मैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कांस्टेंट रख दूं, अगर मैं बोलूं किसी मर्जी टाइम पे देखो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स मेरे 10 है, तो गाइस अगर 11 ईयर्स में 10 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या 21 ईयर्स में 10 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, किस केस में फंक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी? तो ऑब्वियसली अगर मैं 11 ईयर्स में देखूंगा तो मेरे फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है, और जैसे मैंने ईयर्स 21 करे न्यूमरेटर को 10 कांस्टेंट रख के, समझ आ रहा है, न्यूमरेटर को मैंने 10 कांस्टेंट रख दिया, अगर मैं यहाँ पे 11 रखूंगा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को, नंबर ऑफ ईयर्स को अगर मैं 11 रख रहा हूँ तो मेरे फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है। जैसे जैसे मेरा जीएन फंक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है। अगेन दैट्स व्हाई इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा ही होना चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होएगा? कि जब मेरा डिनोमिनेटर बढ़े मेरा ओवरऑल फंक्शन कम होता रहे। तो वही तो हो रहा है, जैसे जैसे मेरा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है मेरे ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू कम आ रही है फॉर अ कांस्टेंट न्यूमरेटर। इज इट क्लियर? आंसर इज क्लियर फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट गाइस बहुत सिंपल है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। उन्होंने सिर्फ आपको ये बोला इनइक्वालिटी क्यों होल्ड करती है। गाइस अगर हम आपको एक रिस्ट्रिक्शन दे दें कि मैक्सिमम एक साल में एक ही एक्सीडेंट हो सकता है, मैक्सिमम एक साल में एक ही एक्सीडेंट हो सकता है, तो गाइस एन ईयर्स तक मैक्सिमम कितने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं? या तो एन ही हो जाएंगे हर साल में एक एक हो, या फिर लेस देन एन होंगे। एन से बड़े तो नहीं हो सकते। अगर 10 ईयर्स का मैं डेटा देख रहा हूँ तो ऐसे तो नहीं हो सकता 12 एक्सीडेंट्स हो जाएगा। मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एक साल में एक्सीडेंट हो सकता है ना, तो इसलिए टाइम से ज्यादा नहीं हो सकते नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, और मिनिमम क्या हो सकता है गाइस? 0, कि किसी ईयर में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। इज इट क्लियर? चलो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, बट बिफोर दैट अभी हमारे पर्पस सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा एक मार्कऑफ फंक्शन नहीं था। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा गाइस? एक्सीडेंट प्रोननेस वाले मॉडल को मार्कऑफ प्रोसेस में कन्वर्ट करें। एनीवन एनी आइडिया हाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू अ मार्कऑफ प्रोसेस? इसके लिए गाइस इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स याद रखो। अगर आपको याद हो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स मार्कऑफ प्रोसेस नहीं थे, लेकिन जो हमारी इनफाइनाइट लैडर थी वो एक मार्कऑफ प्रोसेस थी। उस तरीके से सोचने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा था गाइस? एक्सीडेंट प्रोनेस वाले मॉडल में मैं ये देख रहा था इस करंट ईयर में क्लेम आया या नहीं आया। अगर इस करंट ईयर का क्लेम मुझे निकालना है वो किस पे डिपेंडेंट था? पूरी पास्ट हिस्ट्री पे। लेकिन अगर मैं गाइस क्यूमुलेटिव क्लेम्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यूमुलेटिव क्लेम्स मतलब मान लो मेरे 10 ईयर्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं, मैं सिर्फ 11th ईयर पे क्यूमुलेटिव क्लेम्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस 11th ईयर के क्यूमुलेटिव क्लेम्स किस पे डिपेंडेंट होंगे? क्या उसके लिए मुझे पहले 9 ईयर्स के क्यूमुलेटिव क्लेम्स की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे 11th ईयर के क्यूमुलेटिव क्लेम्स चाहिए तो उसके लिए मुझे सिर्फ 10th ईयर तक के क्यूमुलेटिव क्लेम्स की वैल्यू की जरूरत है। अगर मुझे 10th ईयर तक के क्यूमुलेटिव क्लेम्स की वैल्यू मिल जाएगी तो 11th ईयर में मैं क्या कर सकता हूँ? या तो क्लेम आएगा या फिर नहीं आएगा। तो अगर क्लेम आया तो एक क्लेम से बढ़ जाएगा, नहीं आया तो वो वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फॉर दैट गाइस क्विकली गो थ्रू दिस सेक्शन, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट 3 minutes। क्विकली हैव अ लुक। तो अब हमने एक्सीडेंट वाले मॉडल को मार्कअप बनाने की कोशिश करी है। Quickly have a look. We will discuss in next 2-3 minutes.
एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इन दिस? क्यों, कैसे हो गया इनका मार्कअप गाइस? पहले तो मार्कअप हो नहीं रहा था, पहले तो पूरी पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंडेंट था। तो गाइस उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ क्लेम्स निकाल लिए एन टाइम तक, जो कि क्या होंगे, जे गोइंग फ्रॉम 1 टू n वाई जे, है ना, मींस समीशन y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। तो ये अपने आप में समीशन और समीशन साइन की जरूरत नहीं है। सो उन्होंने ये निकालने की कोशिश करी है टिल yn। तो उसको किससे डिफाइन कर दिया, xn। xn इज इटसेल्फ अ स्टोकास्टिक प्रोसेस, ये अपने आप में एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है। तो गाइस अब वो क्या कह रहे हैं, xn प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस xn। ये किस पे डिपेंडेंट है, ये सारी हिस्ट्री पे डिपेंडेंट है। होगा सारी हिस्ट्री पे डिपेंडेंट? बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस। क्यों? क्योंकि आपको अगर xn प्लस 1 के क्लेम्स चाहिए तो उसके लिए आपको सिर्फ xn नंबर चाहिए, मींस n टाइम तक कितने क्लेम्स हो गए। सो सी हियर दे हैव प्रूव्ड दिस कि अगर हमें n प्लस 1 के क्लेम्स चाहिए तो दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन xn। इज इट क्लियर? किसी को डाउट इसमें? सिर्फ इतना ही था इसमें गाइस। अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन दिस टॉपिक विल बी ओवर। इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स वाली बात है गाइस, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आप इसके इंक्रीमेंट्स निकालोगे, इस एक्सएन प्रोसेसेस के इंक्रीमेंट निकालोगे, तो गाइस दैट विल बी इंडिपेंडेंट। अब एक पर्टिकुलर ईयर में क्लेम आना या ना आना उसके पूरी पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर? मान लो अगर एक ड्राइवर है, हमें ये बताना है कि वो इस साल में क्लेम लेगा या नहीं लेगा, एक्सीडेंट उसका होगा या नहीं होगा, दैट डजंट डिपेंड ऑन कि उसके पहले कितने एक्सीडेंट्स हुए हुए हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा रैश चलाता हो या कुछ हो, बेटा फिर भी वो जान के एक्सीडेंट नहीं करेगा, उसके बाद भी कुछ मिस्टेक ही होगी या एक अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इवेंट है, वो डिपेंडेंट इवेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी उसकी हाई हो सकती है, अगर वो रैश ड्राइवर होएगा और पिछले पूरे ईयर्स में उसने क्लेम लिया होगा तो इस मॉडल के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक ड्राइवर है जिसने 10 इयर्स में 2 क्लेम लिए, एक ड्राइवर है जिसने 10 इयर्स में 10 क्लेम्स लिए, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी 10 इयर्स में 10 क्लेम्स लेने वाले की ही ज्यादा होगी क्लेम करने की, लेकिन उसका क्लेम आएगा ही आएगा, वो कोई भी सर्टेनिटी से नहीं कर सकता, और वो भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट ही होगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, एंड वी नो इफ अ प्रोसेस हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स देन इट इज अ मार्कओवर, वी डोंट हैव टू चेक एनीथिंग एल्स। So guys, let us solve one question quickly. Have a look on this. We will discuss in next 3 minutes all the three parts quickly. This should not take more than 60 seconds or 90 seconds for each part. Quickly do it. We will discuss in next 3-4 minutes.
गाइस करें डिस्कस। चलो, मॉडल क्या दे रहा है गाइस, फॉर द टाइम पीरियड्स ऑफ 1 year लेट एफ एक्स एन इक्वल्स टू 0.5 प्लस एक्स एन, क्लियर, एंड जी एन इक्वल्स टू 1 प्लस एन। तो गाइस टाइम का फंक्शन हमें दे रखा है 1 प्लस एन, और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, क्यूमुलेटिव एक्सीडेंट्स का हमें फंक्शन दे रखा है 0.5 प्लस एक्स एन, वेयर एक्स एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स टिल टाइम एन। और गाइस हमें क्या दे रखा है, y n plus 1 equals to 1, that means n plus 1th ईयर में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी किससे डिफाइंड है, 0.5 प्लस एक्स एन अपॉन 1 प्लस एन, ऑब्वियसली एफ एक्स एन बाई जी एन जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं उससे हमारा डिफाइंड है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइवर हैज एन एक्सीडेंट इन द सेकंड ईयर गिवन दैट दे डिड नॉट हैव एन एक्सीडेंट इन द फर्स्ट ईयर। तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में एक्सीडेंट नहीं है गाइस, और सेकंड ईयर में एक्सीडेंट होने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। कैसे बताएंगे, क्विकली टेल मी। बहुत इजी है। तो क्या लें हम, एक्स एन की वैल्यू मींस एक्स वन की वैल्यू क्या लें गाइस। सो हमें एक तरीके से क्या निकालना है, सेकंड ईयर में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, और हमें बोल रखा है फर्स्ट ईयर में कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी फॉर दैट विल बी सिंपली 0.5 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज 2। इज इट क्लियर? तो फाइनल आंसर इज 1/4, और यू कैन से 0.25। Second part है, कह रहा है guys, the probability that a driver has an accident in the 11th year given that they had an accident in each of the first 10 years। पहले हर एक 10 साल में एक्सीडेंट करा है, 11th ईयर में एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगा गाइस, इट विल बी सिंपली 0.5 प्लस 10 अपॉन 10 प्लस 1 विच इज 11। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर गाइस, फाइनल आंसर विल बी 0.955। इजी, क्लियर। सो गाइस देखो, अगर पिछले एक साल में एक्सीडेंट नहीं करा तो अगले साल में एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी इस मॉडल के हिसाब से 0.25 आ रही है, और अगर पूरे पूरे 10 सालों में एक्सीडेंट कर रखा है और फिर 11th ईयर में अगर हम एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालें वो आ रही है 0.955, विच सीम्स टू बी करेक्ट। जितना आपने पिछले सालों में एक्सीडेंट करा होगा उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होगी नेक्स्ट ईयर में एक्सीडेंट करने की। Now guys, third part was really important. I haven't received any answers for third part in my chat section. So I'm giving you 2 minutes more to think over it, then we will discuss quickly. 2 minutes more, guys. Okay, so guys, now I have started receiving final answers for third part. Let us discuss now. The ijth entry in the one-step transition matrix Pn to n plus 1 of the Markov chain Xn will be. So guys, यहाँ पे हमें क्या बताना है, जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है। किस चीज का जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश गाइस, फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम आई टू जे फ्रॉम टाइम एन टू एन प्लस 1। इज इट क्लियर? एक साल के मूवमेंट के लिए हमें बताना है। तो गाइस एक साल में या तो एक्सीडेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो मान लो अगर एन टाइम तक, हमारे आई क्लेम्स थे और एन प्लस 1 टाइम तक हमारे जे क्लेम्स है, तो गाइस जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहले मुझे ये बताओ। या तो जे की वैल्यू होगी आई, या जे की वैल्यू होगी आई प्लस 1। गाइस जे की वैल्यू आई कब होगी, जब एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। अगर पिछले साल तक 10 क्लेम्स थे तो अभी भी 10 ही है। और जे की वैल्यू आई प्लस 1 कब होगी, अगर पिछले साल तक 10 थे और अब 11 हो गए। तो इस तरीके से हमें सोचना है। गाइस क्लियर?
सो मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा गाइस, यू कैन से probability y n plus 1 equals to j, given that x n equals to, sorry, y n plus 1 equals to 1 लिख दो गाइस। एक बार हम निकालेंगे y n plus 1 equals to 1 और एक बार हम निकालेंगे y n plus 1 equals to 0। if we know x n equals to I, और या फिर अगर हमें j की टर्म्स में लिखने को बोला गाइस तो y यूज ना करके मैं डायरेक्टली x n plus 1 यूज करता हूँ, तो इसलिए मैं j टर्म यूज कर पाऊंगा। सो गाइस x n plus 1 equals to j, n तक मेरे i क्लेम्स थे, n plus 1 पे मेरे j क्लेम्स हो जाए, तो गाइस मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, तो इसके लिए मुझे दो पार्ट्स बनाने पड़ेंगे गाइस। इफ j इक्वल्स टू i, अगर j इक्वल्स टू i होगा तो मेरे क्या क्लेम्स बन जाएंगे गाइस, 0.5 प्लस i अपॉन 1 प्लस व्हाट, 1 प्लस m। ये कब होगा, अगर j इक्वल्स टू i प्लस 1 होगा, अगर क्लेम होगा गाइस। अगर क्लेम नहीं होगा, अगर j इक्वल्स टू i हुआ, अगर j इक्वल्स टू i हुआ तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा गाइस, इसको 1 में से माइनस कर दूंगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.5 प्लस i अपॉन 1 प्लस m, दैट्स इट। दिस इज द ijth entry of matrix n to n plus 1। Clear to all? Anyone having any doubt? Again we are going really slow today, I am giving you 2 minutes more, एक बार जल्दी से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, otherwise we'll move to the most important section of this chapter. Guys, quickly. Okay, then I have started receiving responses. Clear, clear, clear. Let us proceed now. So guys, what is the next section? The long-term distribution of a Markov chain. So guys, last class में हमने क्या देखा था कि 5 साल बाद मेरी क्या मूवमेंट्स हो रही है, 3 साल बाद मेरी क्या मूवमेंट्स हो रही है, 4 साल बाद मेरी क्या मूवमेंट्स हो रही है। अब इसकी जगह अगर मैं आपसे पूछूं 100 इयर्स बाद मैं कहाँ, कौन से स्टेज पे हूँ, ठीक है, 100 इयर्स बाद मैं कौन से स्टेज पे हूँ। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर 100 इयर्स तक कौन सर्वाइव करेगा, बट हम स्टैट्स के फॉर्म में एक लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करनी है। लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप मान लो 50 इयर्स के बाद मैं कहाँ हूँ, 30 इयर्स के बाद मेरी क्या मूवमेंट्स होंगी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट टू डिफरेंट स्टेट। जैसे हम डिस्काउंट लेवल्स पे थे, मान लो एक 20 ईयर के ड्राइवर ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, मुझे ये निकालना है कि 40 इयर्स बाद वो क्या, किस डिस्काउंट लेवल पे होगा गाइस। तो होता क्या है, अभी हम देखेंगे अगर कोई मार्कऑफ चेन अगर पर्टिकुलर कंडीशंस फुलफिल करे, सो हम क्या बोलते हैं कि वो मार्कऑफ चेन लॉन्ग टर्म पे जाके एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सेटल हो जाएंगे। वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहेंगे गाइस हम, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने इस सेक्शन में अपना लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना सीखना है, फिर हम आगे वाले सेक्शंस में सीखेंगे उसकी यूटिलिटी क्या है। क्लियर? सो गाइस सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला टू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मार्कऑफ चेन, वो क्या होगा गाइस, दैट विल बी पाई इक्वल्स टू पाई पी, पाई इक्वल्स टू पाई पी। अब आप बोलोगे सर ये पाई क्या है, गाइस ये पाई ही हमारा लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस पाई इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो होगा क्या, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे सपोज हमारा एक 3x3 का, हमारा एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारा एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। हमें इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली अपना एक लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो गाइस अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो मुझे अपने पाई को भी 1x3 डिफाइन करना पड़ेगा। 1x3 के लिए मैं क्या डिफाइन करूंगा, उसको मान लो 3 एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, उन 3 एलिमेंट्स को मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी। तो गाइस ये जो ए बी और सी की वैल्यू आएगी वो मेरा क्या होगा, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और वो निकालनी कैसे है, फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल्स टू पाई पी, दैट मीन्स ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी इंटू योर 3x3 मैट्रिक्स। तो गाइज हम क्या कर रहे होंगे, हम इस एबीसी को इक्वेट करेंगे इस एबीसी से मल्टीप्लाई करके। जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे।
हम उन 3 एलिमेंट्स को इन पर्टिकुलर ABC की वैल्यू से कंपेयर कराएंगे और फिर हम अपना फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। बस गाइस आपको ये करते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको कभी भी इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करना, इसके पर्टिकुलर स्टेप्स है, हमें उस तरीके से ही सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है पर्टिकुलर स्टेप्स गाइस। सबसे पहला स्टेप हो गया, हमने पाई इक्वल्स टू पाई पी डिफाइन कर दिया। उसमें क्या डिफाइन करा गाइस, पी हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन होगा क्वेश्चन में, या फिर हमने ड्राइव करा होगा ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ट्रांजिशन ग्राफ से ड्राइव करा होगा, या हो सकता है ट्रांजिशन ग्राफ से हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स ड्राइव करा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस पाई डिफाइन करना। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो पाई हो जाएगा ABC, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो पाई हो जाएगा AB, अगर 4x4 का मैट्रिक्स है तो हमें 4 एलिमेंट्स ले हैं तो पाई हो जाएगा ABCD, और अगर 5x5 का है तो गाइस ABCDE। तो इस तरीके से हमने अपना पाई डिफाइन करना है। दिस इज अवर सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा गाइस, हम सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद गाइस यहाँ पे सपोज हमारी 3 फिगर्स आएंगी, ABC will be equals to something, suppose XYZ। ये में XYZ कोई वेरिएबल नहीं है, ये मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यूज लिए, हमारी 3 वैल्यूज आ गई। नाउ गाइस व्हाट यू विल बी डूइंग, दिस A will be equals to X, this B will be equals to Y, this C will be equals to Z। You will be equating these 3 equations, but guys इन 3 इक्वेशन से इक्वेट करके हम सिंप्लीफाई कभी नहीं करेंगे। कभी कभार क्या होगा, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका समथिंग इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं 2/3 A इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या इंप्लाई करोगे कि A इक्वल्स टू 0? नहीं, ये वाला काम हमने कभी नहीं करना, हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। अब आप बोलोगे सर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी, मैं आपको बताता हूँ कैसे वैल्यू आएगी। तो गाइस यहाँ पे जो 3 टर्म्स आएंगी, यहाँ पे जो 3 टर्म्स आएगी, और जब हम इसको इक्वेट कराएंगे, इक्वेट कराने के बाद हम हर एक टर्म को एक दूसरे के टर्म में लेके जाने की कोशिश करेंगे। समझ आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हम हर एक टर्म को किसी एक टर्म पे लेके जाने की कोशिश करोगे। मतलब मान लो यहाँ पे 3 टर्म्स आई, हम इन तीनों टर्म को किसी एक टर्म पे लिखने की कोशिश करेंगे। या तो इन तीनों टर्म को हम A के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे, या हम इन तीनों टर्म को B के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे, या हम फिर तीनों टर्म को एक C के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे। गाइस उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट सम ऑफ these 3 terms will be equals to 1। why? because हमें पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। सो यहाँ पे गाइस जो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी, 3 टर्म्स आ जाएगी, उसको हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। ये करा। अब आपको पता है ये तीनों टर्म्स जो है वो एक वेरिएबल के एक्सप्रेशन में लिखी हुई है। मान लो आपका आया 3/2 a इक्वल्स टू 1, 3/2 a इक्वल्स टू 1, तो गाइस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। अब आपने b और c a के रिस्पेक्ट में लिखे हुए थे, अब वही a आप यूज करके अपने b और c की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। So this is the whole procedure to find out your stationary distribution for a Markov chain. Any one of you having any doubt in the explanation, quickly tell me. अगर किसी को कोई भी डाउट है इस पूरी एक्सप्लेनेशन में, हाउ टू फाइंड आउट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्विकली टेल मी, अदरवाइज वी विल प्रैक्टिस वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टू फाइंड आउट अवर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस क्लियर? क्विकली यस और नो इन द चैट सेक्शन, जल्दी से बता दो। सो गाइस लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था उसके मैट्रिक्स का हम लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो एक मार्कov प्रोसेस था। जब हमने उसको मार्कov में कन्वर्ट करा था, याद हो अगर आपको, 40% डिस्काउंट वाली स्टेट को हमने दो में स्प्लिट करा था और वहां से हमने अपना मार्कov प्रोसेस उसको डिफाइन करा था। उसी वाले मैट्रिक्स को यूज करके हम अपनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो गाइस वो क्या था मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स वाज P equals to 1/4, 3/4, 0, 0, 0. Then 1/4, 0, 3/4, 0, 0. Then 0, 1/4, 0, 0, 3/4. Then 1/4, 0, 0, 0, 3/4. And last 0, 0, 0, 1/4, 3/4. Guys, this I have taken
from last class example only. You can see on page 21. पेज 21 से मैंने मैट्रिक्स लिया. अब हम इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स का स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट विल बी माय पाई. पाई को क्या डिफाइन करूं क्विकली इन द चैट सेक्शन. नेक्स्ट 60 सेकंड्स जल्दी से बताओ. व्हाट शुड बी माय पाई गाइस, क्विकली रिस्पॉन्ड. पाई क्या होगा मेरा? Perfect. I have started receiving responses from students. Pi will be simply A, B, C, D, E because it is a 5 cross 5 matrix. है ना? अब हमने guys इस A, B, C, D, E की वैल्यू ही निकालनी है and that will be my stationary distribution. कैसे निकालेंगे? So I will be using equation pi equals to pi p. Is it clear? So guys pi क्या है हमारा? A, B, C, D, E will be equals to A, B, C, D, E multiplied by this 5 cross 5 matrix. Is it clear? Let me write the terms once again. 1 by 4, 3 by 4, 0, 0, 0. Then 1 by 4, 0, 3 by 4, 0, 0. Then 0, 1 by 4, 0, 0, 3 by 4. Then 1 by 4, 0, 0, 3 by 4. And last 0, 0, 0, 1 by 4, 3 by 4. ओके गाइस, लेट मी मेक यू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ. तो मैं आरएचएस सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, फिर हम उसको एलएचएस से कंपेयर करवाएंगे गाइस. तो पहला एलिमेंट अगर मुझे निकालना है, जल्दी से बताओ, अगर मुझे पहला एलिमेंट निकालना है तो क्या करूंगा? दिस होल रो इनटू फर्स्ट कॉलम. तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस वहां से? 1/4 ए प्लस 1/4 बी प्लस 1/4 डी. So guys, this is my first element, comma. Second element का क्या करूँगा guys? This row and second column. It will be simply 3/4 A plus 1/4 C, comma. Guys मैं comma इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको पता लगे हमने end कहाँ पे करा था. अगला क्या होगा guys? Simply 3/4 C. Simply 3/4 B. 3/4 B. नेक्स्ट क्या हो जाएगा गाइस? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सिंपली 1/4 E. 1/4 E. एंड गाइस लास्ट क्या होगा? व्हाट विल बी लास्ट? ऑल आर 3/4s. So last term will be 3/4 C plus 3/4 D plus 3/4 E. अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास 1 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स पड़ा है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स पड़ा है. अब हम हर एक टर्म को इक्वेट करा सकते हैं गाइस. अब आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ. हर एक टर्म को, जैसे ए को आप कंपेयर कराओगे गाइस इससे, दिस विल बी इक्वल्स टू ए, दिस विल बी इक्वल्स टू बी, दिस विल बी इक्वल्स टू सी, दिस विल बी इक्वल्स टू डी एंड गाइस दिस विल बी इक्वल्स टू ए. तो ये करने के बाद गाइस, ये इक्वेट करने के बाद आपको सारे ए बी सी डी ई किसी एक वेरिएबल के टर्म में चाहिए. वो आपकी मर्जी है. चाहे आप सारे पांचों वेरिएबल को बी के रिस्पेक्ट में लिखो, ए के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में. जब आपने ऐसा कर लिया गाइस, तो आप यहाँ लिख लेना ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू दिस, डी इक्वल्स टू दिस, ई इक्वल्स टू दिस. ठीक है, सबको एक के रिस्पेक्ट में कर लो. उसके बाद गाइस आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? दीज सम ऑफ ऑल दीज 5 a plus b plus c plus d plus e will be equals to 1. तो जब ये वाला स्टेप कर लोगे गाइस, तो आपने ये सारी टर्म्स एक वेरिएबल के टर्म में लिखी होगी, तो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद आप अपने पांचों वेरिएबल की वैल्यू ढूंढ सकते हो. So I am giving you 3 to 4 minutes. Quickly tell me what will be your stationary distribution for this transition matrix. Quickly. So I have told you the entire procedure. Now you have to solve. Quickly tell me the final stationary distribution for this transition matrix.
सो गाइस इस क्वेश्चन में सबसे इजी क्या है, किसके टर्म में लिखना? आप बी की टर्म में लिख सकते हो। व्हाई? बिकॉज देखो हमें सी तो डायरेक्टली मिल गया बी की टर्म में, यहाँ पे हमने लिख दिया ना सी इक्वल्स टू 3/4 बी। सो सिंपली सी इक्वल्स टू 3/4 बी। बी अपनी टर्म में बी होएगा, तो गाइस दो वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई। अब हमें ए डी और ई चाहिए बी के टर्म्स में। क्विकली टेल मी व्हाट विल बी ए डी एंड ई इन टर्म्स ऑफ बी। सो आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग आंसर्स गाइस। Quickly tell me. Okay guys, let me tell you all the values. A will be A will be simply 13 by 12 B, 13 by 12 B, and guys D will be what? D will be 9 by 4 B, 9 by 4 B, and guys last E will be 9 B. Now guys, if I add all of these values, I will be getting B equals to what? B equals to what? क्विकली टेल मी, अगर मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दूंगा तो मेरा एक्सप्रेशन बी के टर्म्स में आएगा, तो वो कितना आएगा? एग्जैक्टली 169 by 12. So guys 169 by 12 b will be equals to 1, b will be equals to 12 by 169. Guys b will be equals to 12 by 169. अब गाइस इस b को पुट करके आप इनके अंदर सारे a से लेके e तक सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। So let me tell you, final stationary distribution will be 13 by 169, comma 12 by 169, comma 9 by 169, comma 27 by 169, comma 108 by 169. तो गाइज वहां पे हमारी स्टेजेस क्या थी? 0% डिस्काउंट लेवल, 25% डिस्काउंट लेवल। सो यहाँ पे गाइज हमने इसको दो में डिफाइन करा था, एक 40% और एक 40-%। तो वैसे मैं बता रहा हूँ ये दोनों किसको बिलोंग करती है? 40% डिस्काउंट लेवल, एंड दिस बिलोंग्स टू 60% डिस्काउंट लेवल. So what they are trying to convey here is, in the long term, after many years, a particular policy holder will settle into these stages. इन सारे states पे particular policy holder रहेगा, means उसको 60% वाली स्टेट पे रहे, वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 108 by 169, which is maximum. वो 40% वाली स्टेट पर है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 9 + 27, 36 by 169. 25% पे रहे 12 by 169, और वो 0% डिस्काउंट पे रहे 13 by 169. So this is the utility of stationary distribution. गाइस क्लियर हुआ? समझ आया कैसे निकाला हमने? जल्दी से बता दो। अब आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है गाइस, अगर कोई मार्कऑफ चेन होगी और उसका फाइनाइट स्टेट स्पेस होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा इसका फाइनाइट स्टेट स्पेस था। फाइनाइट मतलब हमें पता है कितनी स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स थी यहाँ पे, ऑल्दो 4 थी, हमने ब्रेक करके 5 कर दी थी मार्कऑफ प्रोसेस बनाने के लिए। तो मार्कऑफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो फाइनाइट स्टेट स्पेस हुआ, दैट इज 5 स्टेट्स है। तो उसका हमेशा एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, अभी समझेंगे एक से ज्यादा कब होगा और सिर्फ एक कब होगा। लेकिन अगर कोई मार्कऑफ चेन है और उसका फाइनाइट स्टेट स्पेस है तो उसका एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा। इज इट क्लियर? क्विकली यस और नो इन द चैट सेक्शन, देन आई विल प्रोसीड. नेक्स्ट 15-20 मिनट्स ऑफ द क्लास आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चले आगे प्रोसीड करें। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आ गया, तो हमें सिंप्लीफाई नहीं करना गाइस, हमें सारे वैल्यूज को किसी एक वैल्यू के टर्म पे कैलकुलेट करना है, जैसे हमने यहाँ पे करा
फिर उन सबका सम हमने इक्वेट टू 1 कर देना है, वो एक टर्म के रिस्पेक्ट में आ जाएगा और फिर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू 12/169। उसके बाद हमें पूरा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया क्योंकि इसका फाइनाइट स्टेट स्पेस था, तो ये कंफर्म था एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका होगा ही होगा। चलो लेट अस प्रोसीड। गाइस अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है इररिड्यूसिबिलिटी। इररिड्यूसिबिलिटी तो गाइस हम एक मार्कऑफ चेन को इररिड्यूसिबल मार्कऑफ चेन कब बोलेंगे, जब हम किसी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ आया गाइस? अगर मैं आपको ये मार्कऑफ चेन दे दूं 0 1 2, यू कैन गो 0 to 1, यू कैन गो 1 to 0, यू कैन गो 0 to 2, you can go 1 to 2. Now guys tell me whether this chain is irreducible or not. No, this chain is not irreducible because from state 2 I cannot go from state 2 to 0 and state 2 to 1. इसलिए ये पूरी मार्कऑफ चेन हमारी इरेड्यूसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं गाइस एक ये ट्रांजिशन स्टार्ट कर दूं तो अब बताओ क्या मेरी मार्कऑफ चेन इरेड्यूसिबल है? ऑल्दो आई कैन नॉट गो फ्रॉम स्टेट 2 to state 0 डायरेक्टली, but I can go from state 2 to state 0 indirectly. How? I will go state 2 to state 1 and then state 1 to state 0. अब ये चेन हमारी irreducible है। समझ आएगा इस irreducible की प्रॉपर्टी? Let us read. A Markov chain is said to be irreducible if any state J can be reached from any other state I. In other words, a chain is irreducible if given any pair of states ij there exists an integer n where pij n greater than 0. क्या बोल रहे हैं वो? किसी भी नंबर ऑफ स्टेप्स में हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर पहुंच सके तो वो चेन हमारी क्या हो जाएगी? इरेड्यूसिबल। Let us see a particular example. Guys, quickly tell me whether this chain is irreducible or not. Don't look at the solution. जल्दी से इसको देखो मैट्रिक्स को। इस मैट्रिक्स से सबसे पहले क्या बना लो? ट्रांजिशन ग्राफ बना लो और फिर ट्राई करो आंसर करने की क्या ये चेन इरेड्यूसिबल है या नहीं। इज इट इरेड्यूसिबल और नॉट? ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगा इसका, तो यहाँ पे मैं स्टेट डिफाइन कर देता हूँ। क्या मैं स्टेट डिफाइंड है? नहीं, यहाँ पे हमें स्टेट्स डिफाइंड नहीं है, तो मैं अपने आप से डिफाइन कर देता हूँ गाइस 0 1 2 3, similarly 0 1 2 3. So guys there are 4 states 0 1 2 3. Now guys what is probability of going from 0 to 1? It is half. From sorry 0 to 0 is half, 0 to 1 is 1 by 4, 0 to 0 is half. I cannot 0 to 2 is also there, 0 to 2 is 1 by 4. Is it clear guys? ये समझ आया मैंने क्या करा? उसके बाद स्टेट 1 से देखते हैं। स्टेट 1 से 0 पे आना गाइस 2 by 3, स्टेट 1 से 1 पे रहना 0, स्टेट 1 से 2 पे आना इट्स 1 by 3. नाउ लास्ट, सो सेकंड लास्ट, 2 से 2 पे रहने की गाइस प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2 by 3 और 2 से 3 पे आने की 1 by 3 एंड गाइस लास्ट 3 से 2 पे आने की 1 by 2 एंड 3 से 3 पे आने की 1 by 2. तो गाइस कैसे पता लगा इरिड्यूसिबल है या नहीं? तो हर एक चीज से देख लेते हैं गाइस। 1 से 0 से 1 पे आ पा रहे हैं, 1 से 2 पे आ पा रहे हैं, लेकिन क्या मैं वापस से 2 से 1 पे जा पा रहा हूँ? नहीं जा पा रहा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा गाइस। सिमिलरली 0 से 2 पे आ रहा हूँ, क्या मैं 2 से 1 पे जा सकता हूँ? 2 से 0 पे जा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो यहीं से हमें पता लग गया हमारी चेन इरिड्यूसिबल नहीं है, क्योंकि मैं देखो स्टेट 2 से स्टेट 1 पे नहीं जा पा रहा और स्टेट 2 से मैं स्टेट 0 पे भी नहीं जा पा रहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वैसे स्टेट 3 से देख लो, क्या मैं स्टेट 3 से 0 या 1 पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। स्टेट 3 से भी मैं नहीं जा सकता। तो ये चेन हमारी क्या है? इरिड्यूसिबल नहीं है। इरिड्यूसिबल कब होगी? जब मैं किसी भी स्टेट से
किसी भी स्टेट पे जा सकता हूँ। Okay, they have taken states as 1, 2, 3, 4. Guys, clear? Now again a very important result, guys. Quickly have a look on it. बहुत important result है ये. Mark this, very important. बहुत important result है, guys. जल्दी से इस result को देख लो. An irreducible Markov chain with a finite state space has a unique stationary probability distribution. अभी हम पीछे का देख के आए थे, अगर फाइनाइट स्टेट स्पेस होगा तो एटलीस्ट एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा. अब दूसरा हमने क्या देखा गाइस, अगर फाइनाइट स्टेट स्पेस होगा और चेन इररिड्यूसिबल होगी तो सिर्फ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ही होने वाला है, बहुत ज्यादा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होने वाले, सिर्फ एक ही स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो अभी तक हमने दो रिजल्ट्स पढ़े, अभी एक और रिजल्ट आएगा जब हम पीरियोडिसिटी के बारे में बात करेंगे. पहले यहाँ तक देखो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई विल प्रोसीड. Is it clear to everyone? चलो गाइस, अब आगे मूव करते हैं. ये क्लियर है सबको? गाइस एक ये और ट्रांजिशन मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ये देख लेना, अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो मेरे से पूछ लेना. इसमें बस हमारा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल तरीके से नहीं निकल पाएगा, तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, फिर भी कोई डाउट हुआ सो यू कैन आस्क मी इन दी नेक्स्ट क्लास. Let us move to the next topic, that is periodicity of a state. So guys, मैं आपको समझा देता हूँ पहले periodicity क्या होता है, फिर हम लैंग्वेज में जाएंगे. So suppose there is a Markov process having two states. एक Markov process है जिसमें दो states है guys. अगर मैं आपको ये बोल दूँ 1 से 2 जाने का एक पाथ है और 2 से 1 जाने का एक पाथ है guys. अगर मुझे 1 का पीरियड चाहिए हो, 1 का पीरियड का मतलब क्या है guys, मैं 1 से 1 में कितने स्टेप्स में वापस आ सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, एटलीस्ट कितने स्टेप्स लगेंगे 1 से 1 में वापस आने में, 2. उसके बाद अगर दोबारा आना है 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. सो गाइस, अगर ये हमारा वापस आने के नंबर ऑफ स्टेप्स कोई मल्टीपल होंगे, किसी भी नंबर के मल्टीपल होंगे एक्सेप्ट 1, मींस दिस di क्या है गाइस, नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय अ मार्कोव स्टेट टू रीच विद इन इटसेल्फ. अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो ये चेन क्या होगी, पीरियोडिक चेन, या एक पर्टिकुलर स्टेट क्या होगी, पीरियोडिक. अच्छा, अगर एक स्टेट पीरियोडिक है गाइस, दैट डजंट इंप्लाई पूरी चेन पीरियोडिक होगी, लेकिन अगर एक स्टेट अपीरियोडिक है दैट मींस पूरी मार्कोव चेन हमारी अपीरियोडिक होगी. मींस अगर मैं यहाँ पे अब एक और कर्व मार दूं, 1 से 1 भी जाना अलाउ कर दूं गाइस, अब 1 से 1 आप कितने में आ सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, ऑल केसेस आर पॉसिबल. क्यों, 1 से 1 में आ गया, देन सपोज 1 से 2 में चला गया, फिर 2 से 1 में आ गया, तो जितने मर्जी नंबर ऑफ स्टेप्स पे आप 1 से 1 पे आ सकते हो. तो अब ये चेन क्या होगी गाइस, अपीरियोडिक होगी. तो अभी तक हम क्या पढ़ के आए थे, इरिड्यूसिबिलिटी एंड नॉट अरिड्यूसिबिलिटी. गाइस दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, पीरियोडिसिटी एंड अपीरियोडिसिटी. So let us read the definition. A state I is said to be periodic with period d greater than 1 if it return to state I is possible only in number of steps in a multiple of d. That is PIIN equals to 0 unless n equals to md. A state is said to be aperiodic if it is not periodic. Any doubt still here? Guys, I am going really slow. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले मैंने ये वाला कर्व नहीं बनाया था, तब मेरी चेन क्या थी, पीरियोडिक थी, क्योंकि मैं 1 से 1 में या 2 से 2 में नंबर ऑफ टूस में ही पहुंच सकता हूँ, 2, 4, 6, 8. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक कर्व बना दूँ या यहाँ पे एक कर्व बना दूँ, तब ये दोनों स्टेट्स क्या बन जाएगी, अपीरियोडिक. अगर एक स्टेट भी अपीरियोडिक हो गई गाइस, अगर एक स्टेट भी अपीरियोडिक हो गई तो फिर पूरी चेन हमारी अपीरियोडिक हो जाएगी. Is it clear? Making sense or not? अब आप बोलोगे पीरियोडिसिटी से मिलेगा क्या, देखते हैं. सो गाइस यहाँ पे देखो, वही हमारा एग्जांपल लिया हुआ है, 0 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 0.2, 1 से 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1,
लेकिन गाइस जीरो से जीरो रहने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी दे रखी है, 0.8। तो क्या है, ए पीरियोडिक चेन है या पीरियोडिक? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक चेन। नाउ गाइस सी, if a Markov chain is irreducible, then its states have the same period और all are aperiodic। तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर गाइस कोई मार्कov चेन इरिड्यूसिबल होगी, अभी हमने देखा था इरिड्यूसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर कोई मार्कov चेन इरिड्यूसिबल होगी तो उसकी सारी स्टेट्स का पीरियड सेम होने वाला है, या फिर अगर एक स्टेट भी अपीरियोडिक हुई तो पूरी चेन हमारी क्या होगी, अपीरियोडिक। A Markov chain is said to be aperiodic if its all states are aperiodic. Guys, clear till here? बहुत स्लो चल रहे हैं हम, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। गाइस अब क्रक्स पे चलें, इस पूरे टॉपिक के क्रक्स पे चलो। तो हमने यहाँ पे क्या सीखना है, लेट अस सी। सो गाइस सी, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, रीड इट वेरी केयरफुली। पहले ऊपर के दो रिजल्ट्स गाइस हम पढ़ चुके हैं। A Markov chain with a finite state space has at least one stationary distribution that we have already seen. A- An irreducible Markov chain with a finite state space has a unique stationary distribution. अगर finite state space भी होगा और chain irreducible होगी तो क्या होता है गाइस, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर कोई चेन का फाइनाइट स्टेट स्पेस भी है, इरिड्यूसिबल भी है और वो चेन अपीरियोडिक भी है, तो गाइस लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में वो मार्कov चेन अपने स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही सेटल हो जाएगी। इसका क्या मतलब है गाइस, अगर मैं 20 या 30 इयर्स ले लो, लॉन्ग टर्म 30 इयर्स ले लेते हैं, 30 इयर्स बाद में अपनी प्रोबेबिलिटीज निकाल रहा हूँ, अगर कोई पर्सन जीरो पे स्टार्ट कर रहा है 30 इयर्स बाद कहाँ पे होगा, 31 32, तो उसका एक नंबर्स जो होंगे वो कांस्टेंट ही आ जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बाद वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन, जो लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसमें ही सेटल कर जाएगी। तो गाइस अभी जो हमने एक एग्जांपल देखा था एनसीडी मॉडल का, जहाँ पे हमने अभी अपना स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, ये वाला एग्जांपल गाइस, जहाँ पे हमने अपना अभी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करी थी। क्विकली गो बैक टू दैट सेक्शन, आई थिंक दैट वाज सेक्शन 5.2 और 5.3, जल्दी से उस पे जाओ और देखो क्या वो चेन इरिड्यूसिबल है या नहीं है। मार्कऑफ तो थी, क्योंकि मार्कऑफ तो हमने कर दिए थे और उसका स्टेट स्पेस भी फाइनाइट था। ये दो क्वेश्चंस के आंसर हमें पता है, बाकी दो क्वेश्चंस के आंसर के आपने ढूंढने हैं कि वो इरिड्यूसिबल है या नहीं है और वो अपीरियोडिक है या नहीं है। तो इन ये दो आंसर्स पहले ढूंढो और फिर बताओ क्या ये अपने लॉन्ग टर्म स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पे सेटल करेगी या नहीं। क्विकली चेक इट। Guys, quickly check it for that particular question. Okay, so I have started receiving answers. Yes, that chain is irreducible because we can reach any state from any state. किसी भी स्टेट से हम किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं, either directly or indirectly. That means that chain is irreducible. Now guys, check for periodicity. Obviously इसमें periodicity नहीं होने वाली, क्योंकि हम 0% लेवल से 0% लेवल पे जा सकते हैं एंड सिमिलरली 60% लेवल से 60% लेवल पे रह सकते हैं। तो periodicity तो नहीं होने वाली, चेन अपीरियोडिक होगी। दैट मीन्स जो हमने ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, ये जो हमने यहाँ पे अपना एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था गाइस, वो एक यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये मार्कऑफ चेन इसी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पे सेटल कर जाएगी लॉन्ग टर्म में। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? क्विकली यस और नो, देन विल प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। समझ आया क्या बोल रहे हैं हम? क्विकली टेल मी।
Okay, I have started receiving a lot of yeses. Then I think it's clear to all of you why this chain is having unique stationary distribution and why this chain will settle into its stationary distribution in the long term, because it is an aperiodic chain. Okay guys, let us proceed. Last section of this chapter, guys, इसको हम कवर करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लेंगे हम चैप्टर 2 की, उसमें हम कवर करेंगे अपने सारे या फिर मोस्टली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इज इट क्लियर गाइस? इसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर 3 पे, जो कि अगेन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्ट वन क्लास ऑन दैट गाइस। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट दो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। क्लियर? वी विल ट्राई टू रैप अप दिस यूनिट मैक्स बाय नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तक हम टारगेट करेंगे इस पूरी यूनिट को हम खत्म कर दें। नेक्स्ट वीक मतलब गाइस अगले वीक से अगला वीक, 2 वीक्स में हम और इस यूनिट को रैप अप करने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, मॉडलिंग यूजिंग मार्कओव चेन्स। गाइस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इतना कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी हुआ है। लेकिन हाँ, जितना पिछला टॉपिक इंपॉर्टेंट था, अपीरियोडिसिटी, इरिड्यूसिबिलिटी, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, दैट आर द हॉट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, बट ये वाला क्वेश्चन टॉपिक भी कभी कभार हमसे पूछ लेते हैं गाइस। देखते हैं क्या निकालना है गाइस। इसमें गाइस हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन लगाने की कोशिश करेंगे। क्यों काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे और क्या निकालने की कोशिश करते हैं गाइस? यहाँ पे हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एस्टिमेटेड ट्रांजिशंस होंगी, जो हमारी एक्सपेक्टेड ट्रांजिशन होगी और एस्टिमेटेड ट्रांजिशंस होगी, क्या वो एक्चुअल ट्रांजिशंस के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। देखते हैं कैसे। तो पहले फॉर्मूले दिखा देता हूँ मैं आपको और उसके बाद एक क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं गाइस। सो नई नई नोटेशंस है गाइस, समझने की कोशिश करते हैं। सो देयर आर फ्यू नोटेशंस, एन आई, एन आई जे एंड एन आई जे के। गाइस क्लियर? मान लो अगर मैं आपको एक डेटा दे दूं 1 1 1 2 2 1 1। अब गाइस अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने आईज हैं या फिर कितने आई और जेज हैं, यहाँ पे दो ही हो सकती है वैल्यू, 1 या 2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं n1 कितने हैं, तो गाइस n1 का आंसर क्या दोगे आप? 5। n2 कितने हैं? n2 का आंसर क्या दे दोगे आप? 2। ये सिंपल है। नंबर ऑफ वंस, दिस इज टेलिंग नंबर ऑफ वंस, दिस इज टेलिंग नंबर ऑफ टूस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं n11 कितने हैं गाइस, n11 के लिए क्या आंसर करोगे कि कितनी बार 1 1 कंसेक्यूटिवली आ रहे हैं? एक बार, दो बार, तीन बार। सो n11 विल बी 3। तो इस तरीके से गाइस हमें निकालनी होंगी सारी ट्रांजिशंस और इसके आगे एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज। सो गाइस अब मैं आपसे पूछूं pij कितना होगा? pij मतलब p11 निकाल लेते हैं, ठीक है? p11 विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3/5, क्योंकि n11 हमने कितना निकाला? 3 और n1 हमने कितना निकाला? 5। सो pij विल बी सिंपली इक्वल्स टू nij बाय ni। इज इट क्लियर गाइस? इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से हमने अपनी एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी निकाली फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, व्हिच विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर अपॉन नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आउट ऑफ द मेन स्टेट, ठीक है? और you can say number of transitions from ith state to jth state upon number of transitions out of ith state, that will be the probability of going from ith state to jth state। क्लियर गाइस? यहाँ तक क्लियर? अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला हमने वही बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लगाया जो हमने अपने CS1 में पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था गाइस? वहां पे हमने देखा था x बार विल फॉलो, या फिर यू कैन से p एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी। p एस्टिमेट तो गाइस हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स p p1 माइनस p बाय n यूजिंग CLT। तो उसी से उन्होंने वो फॉर्मूला लिखा है। अगर हमें ith से jth मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी का कॉन्फिडेंस इंटरवल देना हो 95% पे, तो वो हम कैसे देंगे? तो अगेन 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो आप नोट डाउन करके रख सकते हो गाइस। अब हमने क्या करा, एक तो हमारे पास आ जाएंगे एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है? एक हमारे पास आ जाएंगी ये प्रोबेबिलिटीज। तो इससे इन प्रोबेबिलिटीज को यूज करके हम अपना क्या निकाल लेंगे? एक्सपेक्टेड नंबर। और एक हमें एक्चुअल ट्रांजिशंस गिवन हुआ, उन दोनों को यूज करके हम क्या निकालेंगे? वेदर दिस मार्कओव प्रोसेस और मार्कओव चेन इज अ गुड फिट टू अवर डेटा और नॉट। वो हम देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। बट बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। सो गाइस क्या होता है chi स्क्वायर का फॉर्मूला? एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड।
समेशन एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। तो गाइस एक्चुअल नंबर क्या है मेरा, एन आई जे के। गाइस इसको हम ट्रिपलेट टेस्ट बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे तीन मोमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होंगे। एन आई जे के, मान लो डेटा में अगर 1 1 1 1 1 2 है, तो अगर मुझे एन 1 1 की एन ट्रिपल वन की मूवमेंट निकाल है, तो गाइस मैं ट्रिपलेट्स काउंट करूंगा। दिस इज माय फर्स्ट ट्रिपलेट, दिस इज माय सेकंड ट्रिपलेट, दिस इज माय थर्ड ट्रिपलेट, दिस इज माय फोर्थ ट्रिपलेट। तो एन ट्रिपल वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो इस तरीके से गाइस एक्चुअल वैल्यू तो हो गई हमारी 4, लेकिन अब मैं अपनी क्या निकालूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, एन 1 1 इंटू पी 1 1, या फिर यू कैन से एन आई जे इंटू पी जे के। That means number of transitions, actual number of transitions from I to J multiplied by probability going from J to K, multiplied by probability going from J to K will give me what, expected number of transitions of I, J and K। और वहां से गाइस मैं अपना chi square डिस्ट्रीब्यूशन की टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, और फिर मैं उसको अपने टेबल से कंपेयर करूंगा। देन आई विल से whether we have sufficient evidence to reject our null hypothesis or not। So this is the whole purpose of this entire section। again ये ट्रिपलेट टेस्ट गाइस पूरे तीन तरीके के पेयर बना के बहुत ट्रिकी होता है पूछना एग्जाम में, उतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेंगे तो 20 मार्क्स में बन जाएगा, लेकिन इसके सब पार्ट्स वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलो देखते हैं, अभी हमने बातें बहुत कर ली, इसको समझते हैं हमने इसको देखना कैसे है। गाइस क्विकली हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, देन वी विल डिस्कस। क्विकली हैव अ लुक। Okay guys, let us understand what this question is saying. A three-state process has been observed over a period of time and the sequence of states occupied is as follows. So guys, तीन तरीके की states हो सकती है, 1, 3 and 2, थ्री स्टेट प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस में वो states ऑक्यूपाई हो रही है, मीन्स ये आपको एक तरीके का सैंपल पाथ दे रखा है। सो प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम स्टेट 1, then it has gone to 3, then 2, then 2, then 1, then 3, then 3, then 2, then 3 and so on. Last state occupied is 3. Now guys, what they have told you to calculate the values of nijk, nij and ni। So guys, we are running short of time, मैं आपको बस जल्दी जल्दी बता दूं इसको कैलकुलेट कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो गाइस ni तो बहुत सिंपल है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, n1 n2 n3। तो नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ टूज काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ थ्रीज काउंट कर लेंगे। गाइस नेक्स्ट इज nij। गाइस nij के लिए हम क्या बनाएंगे, अपना एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अपना मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। सो वी विल राइट हियर 1 2 3 एंड
1 2 3. सो विल फॉर्म 3x3 मैट्रिक्स गाइस. अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर गाइस? 1 से 1 हम इस पूरे ट्रांजिशंस में कितनी बार जा सकते हैं? सो यू विल बी काउंटिंग कंसेक्यूटिव वंस. कितनी बार कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हैं? सो गाइस एक बार आ रहा है, तो आई विल राइट एज 1. अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट मूवमेंट क्या है? 1 से 2. अब हम देखेंगे हमारे इस पूरे मैट्रिक्स में 1 से 2 की मूवमेंट कितनी बार आ रही है. सो इट विल बी so guys I have counted. You guys can also calculate कि 1 से 2 की मूवमेंट मेरी कितनी बार आ रही है. क्विकली कैलकुलेटेड. सो आई हैव टू से 1 2 कितनी बार आ रहा है. तो अगर हम देखना शुरू करें यहाँ से, तो गाइस एक 1 2 मुझे यहाँ मिला और एक 1 2 मुझे यहाँ मिला. सो देयर आर 2 1 2s गाइस. नेक्स्ट इज 1 3. तो गाइस 1 3 कितने हैं? 1 2 एंड 3. तो इस तरीके से गाइस हमने Nij कैप्चर करना है. इस पूरे मैट्रिक्स को हम फॉर्म कर लेंगे. लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, Nijk. इसके लिए क्या करेंगे? 3 मूवमेंट्स हो रही है. सो गाइस इसके लिए हम एक नहीं, दो नहीं, 3 मैट्रिक्स बनाएंगे. 3 मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे गाइस? मैं आपको समझाता हूँ. तो इसके लिए गाइस हम अपनी ith मूवमेंट को फिक्स कर देंगे. ठीक है, एक बार हम ith मूवमेंट को फिक्स कर देंगे N1j. सेकेंड टाइम कर देंगे N2j. तीसरी बार कर देंगे N3j. गाइस समझ आया? तो थोड़ी सी चालाकी से हमने 3 मैट्रिक्स बना के सारी के सारी हम इवेंट, सारे के सारे जो भी इवेंट्स हो सकते हैं वो ले लेंगे. तो टोटल इवेंट्स कितने हो सकते हैं गाइस? तो अगर हम देखें 1 1 1 1 1 2, इस तरीके से हमने जितने भी केसेस हो सकते हैं सारे कवर करने की कोशिश करेंगे. तो टोटल 27 आई थिंक इवेंट्स हो पाएंगे, है ना. तो अगर हम देखें 1 1 1 देन 1 1 2 देन 1 1 3, इस तरीके से गाइस हमें एक एक चेंज करते जाना है ना. तो देखें N1j के बना के देखें. तो गाइस N1j के काउंट करते हैं. तो N1j के कैसे बनाएंगे गाइस? मैं पहले इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ. लेट अस ट्राई टू क्विकली अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म N1j के. ओके, लेट मी जस्ट क्विकली ओपन द पेज अगेन. To calculate N1j के guys, you can try on your notebooks. So guys, यहाँ पे हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे अब? N1j के. तो N1j का मैं एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. It will be 1 2 3 again, 1 2 3 again guys. 1 मैंने पहले फिक्स कर दिया. तो गाइस ये वाली जो मूवमेंट है 1 1, ये क्या कैप्चर करेगी? 1 1 1. तो गाइस कितने ट्रिपलेट्स है देखो 1 के? ट्रिपल 1 कितनी बार एक साथ आ रहा है? तो अगर हम देखें, ढूंढना शुरू करें, तो गाइस मुझे एक बार भी नहीं देगा. आई विल क्विकली फिल 0. तो गाइस नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें? 1 2, लेकिन 1 पहले ही लगा हुआ है. सो इट विल बी 1 1 2. नाउ गाइस quickly count how many 1 1 2 movements are there. So it will be this much 1. एंड इस तरीके से गाइस हम अपने तीनों मैट्रिक्स अगर फुल करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा. Is it clear guys? So let me show you the final solution for all the 3 numbers. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा. आई थिंक माय स्क्रीन वाज नॉट शेयर. Some students were saying my screen was not shared. Let me show you again how I have counted this. Let me show you again guys. तो मैंने पहले क्या काउंट करा? 1 मेरा फिक्स था. This 1 1 movement will be N triple 1. So ट्रिपल 1 मूवमेंट्स एक भी नहीं है तो मैंने 0 मार्क कर दिया गाइस. नेक्स्ट क्या है? 1 2 एंड 1 इज ऑलरेडी देयर, सो इट विल कैप्चर 1 1 एंड 2. सो कितनी 1 1 2 की मूवमेंट है गाइस? मुझे एक ही मिली तो मैंने 1 फिल कर दी. ये वाला एलिमेंट क्या बताएगा गाइस? 1 1 3. सिमिलरली ये वाला क्या बताएगा? 1 2 1. ये वाला 1 2 2 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हम हर एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं गाइस. इसके लिए बस एक कंफ्यूजन आएगी आपको करने में. तो मैं आपको बता देता हूँ कंफ्यूजन क्या आएगी. अगर आप इनकी टोटल सम करो तो टोटल सम करके देखो कितना आ रहा है. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. तो इसका अगर हम टोटल सम करें तो 20 मिलेगा आपको. अगर इनका टोटल सम करोगे तो 19 मिलेगा. गाइस इन तीनों का टोटल सम करोगे तो आपको 18 मिलेगा. तो ऐसा करते हैं गाइस, आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. कल की क्लास जो हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास रखेंगे
विल ट्राई टू रैप अप दिस चैप्टर इन दैट क्लास। तब हम इस वाले क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करेंगे और मैं आपसे अगेन पूछूंगा कि इसका सम 20, इसका सम 19, इसका सम 18 क्यों आ रहा है, जबकि हमें टोटल ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन में टोटल 20 दे रखी है। तो जब हमने ये टू वे मूवमेंट डिस्कस करी, आईजेएथ मूवमेंट डिस्कस करी, तो एक ट्रांजिशन कम क्यों हो गई, और जब हमने थ्री वे मूवमेंट डिस्कस करी, आईजेके मूवमेंट डिस्कस करी, तब दो ट्रांजिशंस कम क्यों हो गई। Is it clear? So this is a homework for you. Try to identify. We will start from here only in the next class. Okay. So that's it for today. We'll continue in next class.